प्यारे बच्चों, आपका +1 क्लास में स्वागत है। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो 7th यूनिट है इक्विलिब्रियम, तो उसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ मास एक्शन। On the basis of observations of many equilibrium reactions, it is observed that there is a quantitative relationship between the rates of reactions and the concentration of the reacting substances। जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो क्लोज्ड सिस्टम में एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो प्रोसीड करता है तो उसमें कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है। जैसे कि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन द टाइम अलोंग एक्स एक्सिस एंड कंसंट्रेशन अलोंग वाई एक्सिस, और दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन द टाइम अलोंग एक्स एक्सिस एंड रेट ऑफ रिएक्शन अलोंग वाई एक्सिस। बिगिनिंग में मान लो जब कोई रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन ए क्लोज्ड सिस्टम में स्टार्ट होता है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्रोसीड करता है, तो समय के साथ साथ जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, साइमल्टेनियसली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, और इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड साइमल्टेनियसली रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज हो रही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स at a constant temperature in a closed system when a reversible reaction proceeds in the forward direction. To understand the law of mass action, let us consider a general reaction. तो यहाँ पर हम जनरल रिएक्शन है जिसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है जनरल रिएक्शन। तो इसमें रिएक्टेंट ए जो है कैपिटल लेटर में, रिएक्टेंट बी रिप्रेजेंट करता है कैपिटल बी से, और रिएक्टेंट सी रिप्रेजेंट करता है कैपिटल सी से। स्मॉल लेटर ए जो है रिएक्टेंट ए का, ये बताता है ए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए। स्मॉल लेटर बी रिप्रेजेंट बी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी, और स्मॉल सी रिप्रेजेंट्स सी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट सी। अब ये रिएक्ट करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल आर एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स with each concentration term raised to the power equal to the number of moles of the respective reactants taking part in the chemical reaction. So where K is the constant of proportionality for the forward reaction and is known as rate constant or velocity constant. अब रिएक्टेंट ए विद इन स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ रिएक्टेंट ए। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए। सिमिलरली स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में बी रिप्रेजेंट करता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, और इसी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में रिएक्टेंट सी रिप्रेजेंट करता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सी। नाउ इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शंस इज यूनिटी, इसका मतलब हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सी इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, यानी कि हर एक रिएक्टेंट की जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हर एक रिएक्टेंट की हम कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर लेते हैं। यानी कि अगर आप इक्वेशन 2 में देखें तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए की हम 1 मोल पर लीटर लेते हैं रेज टू पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी की भी 1 मोल पर लीटर लेते हैं रेज टू पावर बी,
और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सी की भी हम 1 मोल पर लीटर लेते हैं रेज टू पावर सी। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन 2 बिकम्स, अगर हम सभी रिएक्टेंट्स की जिनमें प्रत्येक रिएक्टेंट की हम कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन 2 बिकम्स एज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इज द रेट कांस्टेंट multiplied by concentration of reactant A as 1 mole per liter raised to power A multiplied by concentration of reactant B as 1 mole per liter raised to power B multiplied by concentration of reactant C as 1 mole per liter raised to power C। और इस तरह से हमारी इक्वेशन 2 becomes rate of reaction is equal to rate constant K or velocity constant K. So here we can define the rate constant. Thus the rate constant of a reaction at a given temperature or at a constant temperature may be defined as the rate of the reaction when the concentration of each of the reactants is unity. Next topic is law of chemical equilibrium and equilibrium constant. The law of mass action may be applied to a reversible reaction to derive a mathematical expression for equilibrium constant known as law of chemical equilibrium. To understand the law of chemical equilibrium and equilibrium constant, let us consider a simple reversible reaction taking place in a closed vessel at a constant temperature, in which reactants A and B react in the forward direction to give rise the products C and D, and the products C and D react in the backward direction to give back the reactants A and B, in which an equilibrium exists between the reactants A and B and the products C and D. The forward reaction can be written as A plus B is equal to C plus D, यानी कि रिएक्टेंट्स ए और बी जो है वो रिएक्ट करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट्स बना रहे हैं सी एंड डी। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to the product of the concentrations of the reactants in which each concentration term raised to the power which is equal to its stoichiometric coefficient given in the balanced chemical equation. So we can write here, according to law of mass action, rate of forward reaction RF is equal to KF, where KF is the constant of proportionality, and here it is called rate constant for the forward reaction, multiplied by the product of the concentrations of the reactants in which each concentration term raised to the power which is equal to its stoichiometric coefficient given in the balanced chemical equation. So let this equation 1. So similarly we can write the backward reaction in which products C and D react in the backward direction to give rise the reactants A and B. So here, according to law of mass action, rate of backward reaction is directly proportional to the product of the concentrations of the products in which each concentration term raised to power which is equal to its stoichiometric coefficient given in the balanced chemical equation. So here we can write rate of backward reaction RB is equal to KB is the constant of proportionality, and here it is called rate constant or velocity constant for backward reaction, multiplied by the product of the concentrations of the products in which each concentration term raised to power which is equal to its stoichiometric coefficient given in the balanced chemical equation. Let it is equation 2. Now at equilibrium, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. So rate of forward reaction according to law of mass action, according to equation 1, it is equal to Kf, यानी कि rate constant for forward reaction multiplied by product of the concentrations of the reactants in which each concentration term raised to the power which is equal to its stoichiometric coefficient given in the balanced chemical equation is equal to rate of backward reaction. So according to law of mass action, rate of backward reaction is mathematically can be expressed as Kb. Here Kb is the
rate constant for backward reaction multiplied by the product of the concentrations of the products in which each concentration term raised to the power which is equal to its stoichiometric coefficient given in the balanced chemical equation. So upon rearranging this equation, we get Kf over Kb is equal to product of the concentrations of the products divided by product of the concentrations of the reactants in which each concentration term raised to the power which is equal to its stoichiometric coefficient given in the balanced chemical equation. So here the combined constant यानी कि Kf over Kb is called Kc. So Kc is the equilibrium constant is equal to product of the concentrations of the products divided by product of the concentrations of the reactants in which each concentration term raised to the power which is equal to its stoichiometric coefficient given in the balanced chemical equation. Here Kc is called equilibrium constant and has a constant value for a reaction at a given temperature. The above equation 3, that is Kc is equal to product of concentrations of the products divided by product of the concentrations of reactants in which each concentration term raised to the power which is equal to its stoichiometric coefficient given in the balanced chemical equation is known as law of chemical equilibrium. Thus, equilibrium constant may be defined as the ratio between the product of molar concentrations of products to that of the molar concentrations of the reactants with each concentration term raised to a power equal to its stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation at a constant temperature. Thus, the equilibrium constant for the reaction, which is reversible in nature and is performed in a closed vessel at constant temperature, in which 4 moles of ammonia gas react with 5 moles of oxygen gas in the forward direction to give rise the products as 4 moles of nitric oxide gas and 6 moles of water vapors. Now the products, that is 4 moles of nitric oxide gas and 6 moles of water vapors, react backward direction to give back the reactants, that is 4 moles of ammonia gas and 5 moles of oxygen gas. So at equilibrium, the equilibrium constant Kc is given by, it is the ratio between the product of the concentrations of the products to the product of the concentrations of the reactants in which each concentration term raised to power equal to its stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation at constant temperature. तो यहाँ पर आपका जो Kc है, अब इसमें देखिए जो आपका प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो कंसंट्रेशन हम प्रोडक्ट की लेते हैं मोल पर लीटर, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में हम प्रोडक्ट NO की कंसंट्रेशन शो करती है मोल पर लीटर रेज टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4। इस तरह से जो आपका वाटर वेपर है एज ए प्रोडक्ट, उसकी कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट करती है इसकी कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, और रेज टू पावर 6 जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। अब इसी तरह से हम रिएक्टेंट अमोनिया को स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बताती है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियन मोल पर लीटर रेज टू पावर 4, तो 4 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। और इस तरह से जो आपका ऑक्सीजन रिएक्टेंट है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं, तो ये शो करती है इसकी कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर रेज टू पावर 5, तो 5 इसका जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम। In gaseous reactions, the concentration of gases may also be expressed in terms of their partial pressures, and the equilibrium constant may be represented as Kp। equilibrium constant जो है अगर
वो हम पार्शियल प्रेशर टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, केपी। केपी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ द partial pressures of the reactants in the reaction mixture in which each partial pressure term raised to power equal to its stoichiometric coefficient given in the balanced chemical equation। तो जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था पहले कि मान लो एक कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें 4 moles of ammonia gas react with 5 moles of oxygen gas in the forward direction to give rise the products as 4 moles of nitric oxide gas and 6 moles of water vapors, and the products, that is 4 mole of nitric oxide gas and 6 moles of water vapors, react in the backward direction to give back the reactants, that is 4 mole of ammonia gas and 5 moles of oxygen gas। तो अगर हमने इसका at equilibrium constant in terms of concentrations in mole per liter अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम बोलेंगे केसी। अब इसी जो आपका गैसियस रिएक्शन है जिसमें कि सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस फेज में है, तो अगर हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इन टर्म्स ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स इन द रिएक्शन मिक्सचर में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम बोलेंगे केपी। तो केपी इज इक्वल टू, अब जैसे कि आपके प्रोडक्ट्स हैं नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स और रिएक्टेंट्स हैं अमोनिया गैस एंड ऑक्सीजन गैस, तो हम केपी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। केपी इज इक्वल टू, इट इज द रेशो बिटवीन द product of the partial pressures of the products to the product of the partial pressures of the reactants in the reaction mixture in which each partial pressure term raised to power equal to its stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation। तो यहाँ पर हम Kp को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Kp इज इक्वल टू, अब जैसे कि आपका नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्रोडक्ट है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे PnO से, इसका पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे PnO से रेज टू पावर 4 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। और इस तरह से आपके वाटर वेपर है तो वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे PH2O से रेज टू पावर 6 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। सिमिलरली आपके रिएक्टेंट्स हैं तो रिएक्टेंट अमोनिया गैस के पार्शियल प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करेंगे PnH3 से रेज टू पावर 4 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। और इस तरह से जो आपका ऑक्सीजन गैस रिएक्टेंट है उसके पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे PO2 से रेज टू पावर 5 विच इज इक्वल टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Next topic is types of chemical equilibrium. So there are two types of chemical equilibria. Number 1, homogeneous equilibrium. Number 2, heterogeneous equilibrium. Number 1, homogeneous equilibrium. The equilibrium reactions in which all the reactants and products are in the same phase are called homogeneous equilibrium reactions. There are some reversible reactions as examples of homogeneous equilibrium. तो यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जिसमें 1 mole of ethyl alcohol react with 1 mole of acetic acid in the forward direction to produce 1 mole of ethyl ethanoate ester and 1 mole of water। तो आप देखते हैं कि इसमें सभी रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं एट इक्विलिब्रियम दीज ऑल एग्जिस्ट इन सेम लिक्विड फेज। सिमिलरली आपका सेकंड इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जिसमें 1 mole of ferric cations in aqueous solution react with 1 mole of thiocyanate anion in aqueous solution in the forward direction
to produce 1 mole of thiocyanate iron divalent complex cation in aqueous solution। तो इसमें भी आप देखते हैं कि सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो हैं वो सेम लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली आपका नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। तो यहाँ भी आप देखते हैं कि जो रिएक्टेंट्स है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और जो प्रोडक्ट है अमोनिया, ये सभी सेम गैस फेज में एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस react with 1 mole of oxygen gas in the forward direction to produce 2 moles of sulfur dioxide gas। तो इस रिएक्शन में भी आप देखते हैं कि रिएक्टेंट्स सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड ये सभी सेम गैस फेज में एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज द हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। The equilibrium reactions in which the reactants and products are present in different phases are called heterogeneous chemical reaction। जैसे कि आपका फर्स्ट इक्विलिब्रियम रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो रिएक्टेंट है सॉलिड स्टेट में जब आप इसकी हीटिंग करते हैं तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड स्टेट में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस फेज में है। तो अब आप देखते हैं कि इसमें एक रिएक्टेंट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट वो भी सॉलिड स्टेट में है और एक प्रोडक्ट जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो भी सॉलिड स्टेट में है, लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस फेज में है। तो इसमें सभी रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेम फेज में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। सिमिलरली फिजिकल प्रोसेस में जैसे कि आपका इवेपोरेशन ऑफ वाटर है तो वाटर लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है अपॉन इवेपोरेशन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब इसमें क्या होता है कि देखिए 2 फेजेस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। सो इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। सिमिलरली आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो सॉलिड स्टेट में रिएक्टेंट है। जब इसको आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये वाटर में यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाता है इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस। तो इसके रिस्पेक्टिव आयंस क्या हैं? जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये डिसोसिएशन हो जाती है 1 मोल ऑफ डाइवैलेंट कैल्शियम कैटायन इन एक्वस सॉल्यूशन प्लस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड एनाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो अब आप इसमें देख सकते हैं जो आपका रिएक्टेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो सॉलिड स्टेट में है, जबकि जो प्रोडक्ट हैं आपके डाइवैलेंट कैल्शियम कैटायन और हाइड्रोक्साइड एनाइंस ये एक्वस सॉल्यूशन में है यानी कि लिक्विड फेज में है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। नाउ लेट दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है सॉलिड स्टेट में वो डिकम्पोज हो जाता है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट में इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करके गिव बैक द रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स divided by product of the concentrations of the reactants in which each concentration term raised to power equal to its stoichiometric coefficient given in the balanced chemical equation। तो यहाँ पे Kc is equal to, अब ये देखिए जो आपका प्रोडक्ट है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में तो इसकी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर रेज टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस स्टेट में इन मोल पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन है रेज टू पावर 1 जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट जो सॉलिड स्टेट में है उसकी इन मोल पर लीटर रेज टू पावर 1, तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 है। नेक्स्ट, जब कोई सब्सटेंस जो है आपका इक्विलिब्रियम रिएक्शन में सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो उसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन में
जो है वो एग्जिस्ट होना तो जरूरी है, क्योंकि तभी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। लेकिन जो आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ एक्सप्रेशन है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो एक्सप्रेशन है, उसमें हम कंसंट्रेशंस ऑफ द प्योर सॉलिड सब्सटेंसेस और प्योर लिक्विड सब्सटेंसेस की जो कंसंट्रेशंस है हम यूनिटी लेते हैं। उनकी कंसंट्रेशंस को क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। और उनकी कंसंट्रेशंस की वैल्यू जो है हम यूनिटी लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब ये जो आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है जिसमें Kc इज इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है उसकी हम यूनिटी लेते हैं, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन मोल पर लीटर डिवाइड बाय, अब जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट की भी जो है हम कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट मानते हैं और इसकी वैल्यू जो है हम एज ए यूनिटी लेते हैं। तो इस तरह से हमारी जो ये एक्सप्रेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो Kc बिकम्स इक्वल टू concentration of carbon dioxide gas in mole per liter raised to power equal to stoichiometric coefficient given in the balanced chemical equation। जबकि जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे थे तो उनकी हमने कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट मानी है और हमने उनकी वैल्यू यूनिटी ली हुई है। इसी तरह से अगर कोई आपका सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो उसकी कंसंट्रेशन भी हम कांस्टेंट मानते हैं और उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं? यूनिटी लेते हैं इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। सो बाय अप्लाइंग दिस कन्वेंशन दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स इज टेकन एज यूनिटी, द इक्वेशन 1 becomes Kc is equal to concentration of CO2 gas in mole per liter raised to power equal to its stoichiometric coefficient 1 in a balanced chemical equation। क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपका प्रोडक्ट वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन हमने यूनिटी ली है 1। और सिमिलरली जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो रिएक्टेंट है वो भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन भी हम यूनिटी 1 लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन जो है Kc, इट बिकम्स इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट CO2 गैस इन मोल पर लीटर रेज्ड टू पावर इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गिवन इन द balanced chemical equation। Now the equilibrium constant in terms of partial pressures of the gases in the reaction mixture is given by Kp। So in this case the Kp is equal to partial pressure of carbon dioxide gas raised to power 1, which is equal to stoichiometric coefficient given in the balanced chemical equation। Hence, as we know, the partial pressure is directly proportional to the concentration of the gas in mole per liter in the reaction mixture। So Kp becomes equal to partial pressure of CO2 gas in the reaction mixture raised to power 1, which is equal to its stoichiometric coefficient given in the balanced chemical equation। The next topic is equilibrium constant and the chemical equation। The magnitude of equilibrium constant depends on the equation written for the reaction। If we change the stoichiometric coefficients in a chemical reaction by multiplying or dividing throughout by a factor, then we must make sure that the expression for the equilibrium constant also show the change। For example, suppose we write the equilibrium constant for the reaction in which 1 mole of hydrogen gas react with 1 mole of iodine gas to produce 2 mole of hydrogen iodide gas. Let it is a reversible reaction. So the equilibrium constant K for this chemical reaction 1 is written as molar concentration of hydrogen iodide raised to power 2 over
molar concentration of hydrogen gas raised to power 1 into molar concentration of iodine gas raised to power 1. Let it is equal to x in the forward direction. Now the equilibrium constant for the reverse reaction, that is 2 mole of hydrogen iodide decompose to produce 1 mole of hydrogen gas and 1 mole of iodine gas at the same temperature, that is K1, which is the equilibrium constant for the reverse reaction, which is equal to the product of the molar concentrations of hydrogen and iodine gas over product of the molar concentration of hydrogen iodide raised to power 2. So in other words, we can say equilibrium constant for the reverse reaction is the inverse of the equilibrium constant for the forward reaction. The second point is, if the equation 1, that is when 1 mole of hydrogen gas react with 1 mole of iodine gas to produce 2 moles of hydrogen iodide gas, let this equation is divided by 2, then equation 1 becomes equation 2, which is half mole of hydrogen gas react with half mole of iodine gas to produce 1 mole of hydrogen iodide gas. Then the equilibrium constant with respect to equation 2, that is K2, is expressed as equal to the molar concentration of hydrogen iodide raised to power 1 over molar concentration of hydrogen gas raised to power half into molar concentration of iodine gas raised to power half, which is the square root of the equilibrium constant with respect to equation 1. Now the third point is, if the equation 1, that is 1 mole of hydrogen gas react with 1 mole of iodine gas to produce 2 moles of hydrogen iodide gas is multiplied by 2, then the equation 1 becomes 2 moles of hydrogen gas react with 2 moles of iodine gas to produce 4 moles of hydrogen iodide gas. So the equilibrium constant K3 with respect to this equation 3 is equal to the molar concentration of hydrogen iodide raised to power 4 over molar concentration of hydrogen raised to power 2 into molar concentration of iodine raised to power 2, which is equal to square of the equilibrium constant K with respect to equation 1. The fourth point is, if the equation is written in 2 steps, then the equilibrium constant is the product of the equilibrium constants of individual steps. For example, consider the reaction which is a complex reaction. 1 mole of nitrogen gas react with 2 moles of oxygen gas to produce 2 moles of nitrogen dioxide gas. Then the equilibrium constant K with respect to this equation 1 is equal to the molar concentration of nitrogen dioxide gas raised to power 2 over molar concentration of nitrogen gas raised to power 1 into molar concentration of oxygen gas raised to power 1. Suppose the above complex reaction occurs in 2 elementary steps. The first elementary step is in which 1 mole of nitrogen gas react with 1 mole of oxygen gas to produce 2 moles of nitric oxide gas. In the second elementary step, 2 moles of nitric oxide gas react with 1 mole of oxygen gas to produce 2 moles of nitrogen dioxide gas. Now the equilibrium constant K1 with respect to step 1 is expressed as the molar concentration of nitric oxide raised to power 2 over molar concentration of nitrogen raised to power 1 into molar concentration of oxygen raised to power 1. And the equilibrium constant with respect to the elementary reaction of step 2, that is K2, is equal to molar concentration of nitrogen dioxide raised to power 2 over molar concentration of nitric oxide raised to power 2 into molar concentration of oxygen raised to power 1. Now by multiplying the equilibrium constants of these 2 elementary reactions, that is K1 into K2, we get
the value equal to the equilibrium constant K of the overall complex reaction, that is the reaction 1, in which 1 mole of nitrogen gas reacts with 2 moles of oxygen gas to produce 2 moles of nitrogen dioxide gas. Thank you. धन्यवाद.